So now after completing chapter 7, in today's class we are going to proceed with chapter 8. तो आपको नाम से ही पता चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स यानी कि हम इस चैप्टर में इंटीग्रेशन की यूज हेल्प से कुछ सीखेंगे। अब वो क्या सीखेंगे मैं आपको बताता हूँ। इस चैप्टर में हम एरिया फाइंड करना सीखेंगे। हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन। ये कर्व की इक्वेशन है, ये एक लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, इनके बीच में जो एरिया बनेगा वो आपको फाइंड करना। अब वो एरिया फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में भी कौन सा इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल। कौन सा इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब सबसे पहले जो चीज हमें समझ में आनी चाहिए, जैसे कि आपने इक्वेशन देखी, किसी चीज का जब एरिया फाइंड करते हो तो पहले तो उसको बनाना पड़ेगा ना कि आप। तो उसके लिए आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो है वो किस फिगर की है। ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो है वो किस फिगर की है, या इसके अलावा कोई भी इक्वेशन होती है वो किस फिगर से रिलेटेड। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि कौन कौन सी इक्वेशन जो होती है और उन इक्वेशन से कौन कौन सी फिगर बनती है। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है। लीनियर इक्वेशन, अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात कर दूं, देखो लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब एक चीज तो क्लियर है, लीनियर, लीनियर से आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा, लाइन। यानी कि लीनियर इक्वेशन जो किसको रिप्रेजेंट करती है, लाइन। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, अब लाइन में भी, अब लाइन के केस में भी देखो डिफरेंट केसेस होते हैं। केस वन, केस वन जैसे कि ये कार्टेशियन प्लेन हो गया। लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन। अब जो आपकी लाइन है, जो आपकी लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये भी तो हो सकता है केस, है ना ऐसा केस। तो ये केस वन क्या है आपका, केस वन इज लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो इस केस को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं 11th क्लास में लेके जाऊंगा स्ट्रेट लाइन से। इसमें स्ट्रेट लाइन, वहां पे हम स्लोप ऑफ ए लाइन फाइंड करते थे ना। स्लोप ऑफ ए लाइन ब्रॉडली हमने ये पढ़ा था वहां पे। स्लोप ऑफ ए लाइन का सिंबल क्या होता था, एम होता था। हम कहते थे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। या हम क्या कहते थे, एम इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा भी किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमें लाइन ड्रॉ करनी है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। देखो, अगर आपका स्लोप, अगर आपके स्लोप की वैल्यू 0 आती है, क्या आती है, 0, देन जो लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आ गया? तो हम स्लोप फाइंड करके देखेंगे, अगर स्लोप की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब जो लाइन है मेरी वो क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये केस कब होगा, जब स्लोप की वैल्यू क्या होगी, 0। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, फर्स्ट केस क्लियर हो गया। अगर हमारे स्लोप ऑफ, अगर स्लोप की वैल्यू 0 आएगी तो हम कैसी लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, देन केस टू, केस टू again let us draw a Cartesian plane. Let us draw a Cartesian plane. Let us draw a Cartesian plane. दूसरा केस ये भी तो हो सकता है कि जो लाइन है आपकी वो पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो केस टू क्या है,
when line is parallel to y axis. तो केस टू क्या हो गया, line is parallel to y axis. ये समझ में आ गया, line is parallel to y axis. अब ये कब होगा, when स्लोप ऑफ अ लाइन, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी. मैंने अभी आपको कहा कि भाई m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा. और थीटा क्या होता है, थीटा जो होता है वो होता है एंगल मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. यही होता है जो एंगल इसके साथ बनता है. ठीक है. अब tan की वैल्यू इंफिनिटी कब होती है, tan थीटा. तो इसका मतलब जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री. ये बना रही है लाइन, समझ में आ रहा है. दैट इज वाई जब स्लोप की वैल्यू इंफिनिटी होती है तो लाइन जो होती है हमारी वो क्या होती है, पैरेलल टू वाई. तो जो गिवन इक्वेशन होगी हम उसका स्लोप निकालेंगे, अगर वो इंफिनिटी आता है तो इसका मतलब लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. अगर 0 आता है तो लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. दोनों केस क्लियर हो गए. ठीक है, आगे चलते हैं. केस 3. Again, let us draw a Cartesian plane. X axis, Y axis. ठीक है. अब देखो लाइन जो है आपकी वो ऐसे भी हो सकती है, ठीक है. अब इस केस में ये जो केस होता है ये कब होता है, इफ स्लोप ऑफ अ लाइन इज ग्रेटर देन, या फिर स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू पॉजिटिव रियल नंबर. क्या, पॉजिटिव रियल नंबर. देन लाइन इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. हो रही है ना, ये जो इंक्लाइन कर रही है वो किस तरफ कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ कर रही है. ये केस भी क्लियर हो गया. ठीक है. अब केस 4 क्या होगा, केस 4 में क्या होगा, अगेन लेट अस ड्रॉ कार्टेशियन प्लेन. अब जो गिवन लाइन की इक्वेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये भी तो पॉसिबिलिटी की लाइन जो है आपकी वो इंक्लाइन कर रही हो किस तरफ, टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ये भी पॉसिबिलिटी है. ये कब होगा, व्हेन m इज इक्वल टू नेगेटिव रियल नंबर. व्हेन m इज इक्वल टू नेगेटिव रियल नंबर. तो इस केस में क्या होगा, लाइन will incline towards negative direction of x axis. समझ आ गया केस भी, कोई दिक्कत तो नहीं है. ठीक है, चलो जी. नेक्स्ट केस क्या होगा आपका, केस 5. अगेन this is a Cartesian plane and this point is what, origin होता है पॉइंट, राइट. अब देखो ये भी तो केस बनता है आपका कि जो लाइन है आपकी वो एग्जैक्टली ओरिजिन से पास हो रही है. और ये ऐसे भी हो सकती है लाइन पास, और जो लाइन है आपकी वो इस तरह से भी पास हो. जरूरी थोड़ी ना ऐसी पास होगा, ऐसी भी हो सकती है. अब लाइन अगर ओरिजिन से पास होगी तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, देखो अगर आपकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स है, क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स और x इक्वल टू एम वाई है, तो इस केस में जो लाइन है आपकी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x इक्वल टू 1000 y, 100 y और
y इक्वल टू √500x, डजंट मैटर। अगर सिर्फ इक्वेशन यही है x और y की इक्वेशन और इसके अलावा कुछ है ही नहीं, x इक्वल टू 100y, y इक्वल टू √5, कुछ भी ऐसा हो, तो लाइन ओरिजिन से पास हो। समझ में आ रहा है? लाइन किससे पास होगी? ओरिजिन से। अब टूवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, नेगेटिव डायरेक्शन होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगी स्लोप की वैल्यू। अगर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो दिस विल बी द केस। अगर स्लोप की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इस इक्वेशन से अगर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो दिस विल बी द केस। और अगर स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होगी, अगर स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होगी देन दिस विल बी द। तो ये सारे के समझ में आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसकी? क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। तो यहां से आपने क्या समझ सीखा कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, जो लीनियर इक्वेशन होती है क्या रिप्रेजेंट करती है? लाइन। लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? लाइन। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर देता हूं वन बाय वन। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax plus by plus c इक्वल टू, फर्स्ट केस क्या? when line is parallel to x axis, कब होगा ये? जब स्लोप हमारा 0। सेकंड केस, लाइन इज पैरेलल टू y axis, ये कब होगा? when slope is equal to value of slope is infinity। केस 3, अगर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर होगी लाइक 5, 6, 7 कुछ भी पॉजिटिव आ रहा है तो लाइन विल इंक्लाइन टुवर्ड द पॉजिटिव x एक्सिस। और अगर नेगेटिव होगी तो लाइन विल इंक्लाइन टुवर्ड द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। और अगर सिर्फ x इक्वल टू 100y या कुछ भी ऐसा लाइक y इक्वल टू mx, x इक्वल टू my इक्वेशन होगी तो लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन। अब किस साइड पे पास होगी ये डिपेंड करता है स्लोप की वैल्यू। सारे केसेस क्लियर हो गए? ठीक है। लीनियर इक्वेशन के बाद तो नेक्स्ट केस आता है आपका, जो नेक्स्ट टाइप आती है हमारी, ये होगी टाइप। फर्स्ट वाले केस को मैं टाइप 1 ले लेता। टाइप 1 इज अ केस ऑफ लीनियर इक्वेशन, टाइप 1। ये हो गया टाइप 1 एंड दिस इज टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या होगा? टाइप 2 में लीनियर इक्वेशन के बाद कौन सी इक्वेशन आती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपकी, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ये क्या क्या रिप्रेजेंट करती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है आपकी सर्कल की इक्वेशन हो, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है आपका पैराबोला रिप्रेजेंट कर रही हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है आपका एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही हो। जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो मैं सारी चीजें बताऊं। आपके सिलेबस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? या तो सर्कल की इक्वेशन होगी, या वो पैराबोला की इक्वेशन होगी, या वो एलिप्स की इक्वेशन। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो वन बाय वन सबसे पहले मैं केस लेता हूं। सबसे पहले जो मैं केस ले रहा हूं वो ले रहा हूं सर्कल। सर्कल के केस में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, सर्कल के केस में जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है? x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपने पढ़ा भी फोनिक सेक्शन पढ़ा था, राइट? जहां पर जो a और b होता है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ, these are the coordinate of center of circle, center of circle। इसको 1 नहीं, इसको r स्क्वायर लिखो। ये क्या होता है आपका? r। ठीक है, ये क्या होता है आपका? r। ये समझ में आ गया? कुछ भी हो सकता है। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ये क्लियर हो गई होगी आपको। ये समझ में आ गया इक्वेशन? ठीक है। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम ऐसे भी लिखते हैं सॉरी, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम ऐसे भी लिखते हैं kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर इक्वल टू 1। सॉरी, क्या समझ में आ रहा है? इसको देख के क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? इसको देख के क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? इसको देख के आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है दैट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर आर
से, ठीक है। इसको इक्वल टू में मैं आर स्क्वायर ही कर देता हूँ। तो कोई भी क्वालिटी की इक्वेशन अगर उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है तो वो सर्कल की इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 60। आपने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी क्या है 4, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी क्या है 4। तो आपके माइंड में क्या आएगा, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये सर्कल की इक्वेशन है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। पहचान समझ में आ रही है, क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका केस, नेक्स्ट केस आता है हमारा, वो आता है पैराबोला। इसमें 4 इक्वेशन होते हैं, लेकिन उसकी जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पहले वो देखो क्या होती है। इसकी जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इधर इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इट विल बी ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें क्वालिटी की क्वेश्चन तो है क्योंकि डिग्री कितनी है 2, बट इसमें एक सिंगल वेरिएबल ही क्वालिटी की डिग्री 2 है। पैराबोला के केस में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, इधर एक्स और वाई डिग्री इज 2। दोनों की नहीं होगी, इस दोनों में से किसी एक की होगी। समझ में आ रहा है, या तो एक्स की डिग्री 2 होगी या वाई की, दोनों की एक साथ की। ये भी समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो केस होता है आपका, दिस वन, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो दो पार्ट्स में होती है। फर्स्ट पार्ट क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो दूसरा पार्ट क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a। इतनी बात समझ में आ रही है। देखो दोनों ही पार्ट में अगर आप ध्यान दो तो एक्स की पावर क्या है आपकी 2 है, वाई की तो नहीं है, ठीक है। ये वाला जो केस होता है, इसकी अगर मैं फिगर बनाऊं तो ये रिप्रेजेंट करता है अपवर्ड पैराबोला। इसको रिप्रेजेंट करता है अपवर्ड पैराबोला। और ये वाला जो केस होता है, देखो सिंपल सी बात होती है, देखो एक वेरिएबल है, इसकी डिग्री क्या होगी 1, 1 वाला वेरिएबल यहाँ पर क्या है y। तो जो पैराबोला की सिमेट्री होगी वो किसके रिस्पेक्ट में होगी, y एक्सिस के। पैराबोला की जो सिमेट्री होगी वो किसके रिस्पेक्ट में होगी, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। ये समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पर देखो 4 है तो कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो पैराबोला की सिमेट्री होगी अबाउट नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। कोई डाउट है तो बताओ यार, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो सिमेट्री होगी पैराबोला की वो नेगेटिव y एक्सिस पर होगी। देखो ये y एक्सिस पर है ना सिमेट्री इसकी पूरी, ये y के रिप्रेजेंट में जा रहा है ना ऐसे ऊपर से नीचे तक। और यहाँ सिमेट्री किसके रिप्रेजेंट में, नेगेटिव y एक्सिस के रिप्रेजेंट में। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। इसी तरह से अगर आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 की बात करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसकी भी कितनी फॉर्म होती है, इसकी भी दो फॉर्म होती है। ए बी ऊपर हो गया, ये हो गया फॉर्म सी। फॉर्म सी में क्या होगा, वाई स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें, ठीक है। अब देखो इसमें जो सिमेट्री होगी, इसमें जो सिमेट्री होगी वो किसके रिस्पेक्ट में होगी, सिमेट्री अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इसमें 4a को छोड़ दो तो नेगेटिव एक्स, इसमें क्या होगा, सिमेट्री, यस, सिमेट्री अबाउट नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये क्लियर हो गया केस, ठीक है। तो इस इक्वेशन की ये दो प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकली कैसे प्रेजेंट करोगे, अगर डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन की मैं बात करता हूं,
क्या है देखो, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 तो सिमेट्री अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सिमेट्री अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो कैन आई से दैट कुछ इस तरह से बनाओगे आप। अब इसकी जो सिमेट्री है वो किस पर आ रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आ रही है, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, केस में जो सिमेट्री है हमारी वो किस पर आएगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस। डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो कितने केसेस हो गए पैराबोला के, 4। कितने केसेस हो गए, 4। तो क्वालिटी की क्वेश्चन में दो कर्व समझ में आ गए। बेसिकली एक चीज यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी कि जो क्वालिटी की क्वेश्चन होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, क्वालिटी की क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर्व्स। कौन कौन से कर्व्स की हम बात कर रहे हैं, सर्कल, समझ में आ गया। सर्कल में क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट क्या होंगे, सेम है, ठीक है। पैराबोला में क्या होता है, या तो एक्स की डिग्री 2 होगी या वाई की डिग्री। एक्स स्क्वायर वाले केस के भी दो केसेस बनेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a बाई। और वाई स्क्वायर वाले केस के भी दो केसेस होंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। थर्ड कर्व आता है हमारा क्या, एलिप्स। ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। सर हमें तो कल का याद नहीं रहता, अब 11th की बात कर रहे हैं। इतनी ज्यादा उम्मीदें हमारे से क्यों लगाई, टाइप थर्ड, टाइप थर्ड नहीं, टाइप तो सेकंड ही चल रही है आपकी, इसको थर्ड ऐसे ही कर देते हैं। तो थर्ड कर्व हमारा क्या आता है, इलिप्स की कितनी इक्वेशन होती थी, इलिप्स की दो इक्वेशन होती थी, गुड। एक इक्वेशन होती थी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। और क्या होता था, दूसरी इक्वेशन क्या होती थी इसकी, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब कॉमन केस क्या है इन दोनों का, कॉमन क्या होता था इसमें कि जो ए है वो हमेशा बी से क्या होगा, बड़ा होगा। अब ए अगर एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है तो इसका मतलब इस केस में जो मेजर एक्सिस होगा, इस केस में जो मेजर एक्सिस होगा इलिप्स का, वो किस पर बनेगा, एक्स एक्सिस पर। अगर ये वाई के नीचे आ रहा है, अगर ये वाई के नीचे आ रहा है तो इसका मतलब जो मेजर एक्सिस होगा, अगर ये वाई के नीचे आ रहा है इसका मतलब जो मेजर एक्सिस होगा वो किस पर बनेगा, वाई एक्सिस पर। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अगर मेजर एक्सिस आपका एक्स एक्सिस पर बन रहा है तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। मेजर एक्सिस अगर आपका वाई एक्सिस पर आ रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल इलिप्स। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल इलिप्स। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। अगर मैं डायग्राम प्रेजेंटेशन की बात करता हूं, कैन आई से दैट ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, क्योंकि देखो इसका जो आपका मेजर एक्सिस है, बड़े वाला एक्सिस है, वो एक्स एक्सिस पर जा रहा है ना, ये देखो, क्योंकि ये एक्सिस तो छोटा है, ये देखो बड़ा है। तो ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ये समझ में आ गया, क्या क्वेश्चन बताइए हॉरिजॉन्टल इलिप्स की, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और नेक्स्ट केस क्या होता है, वर्टिकल इलिप्स। ये क्या हो गया आपका वर्टिकल इलिप्स। अब इसमें देखो जो मेजर एक्सिस है वो किस पर आ रहा है, वाई एक्सिस। इसमें जो मेजर एक्सिस है आपका,
किस एक्सिस पर है? वाई एक्सिस। दैट इज वाई दिस एलिप्स, दैट इज वाई दिस एलिप्स इज कॉल्ड एज वर्टिकल एलिप्स। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ए पर फोकस करना है, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू, और अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं एलिप्स की, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर, इस तरह से। मतलब एक्स और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होंगे वो आपके क्या होंगे? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होंगे वो आपके अलग अलग होंगे। दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एम स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर आर डिफरेंट। इसको मैं कांस्टेंट को ए स्क्वायर लिख देता हूँ या ए लिख देता हूँ, ठीक है। आर डिफरेंट, ये क्या होते हैं आपके? डिफरेंट, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन हो, अगर क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में गिवन होगा, इफ क्वेश्चन गिवन in this form of equation, in this form of equation, then at first we convert this equation, we convert this equation to above horizontal और वर्टिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। समझ में आ गया जो अभी हमने डिस्कस की? तो पहले हम उन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम क्वेश्चन के साथ आगे। तो यहाँ तक मोटी मोटी बात आपको क्या समझ में आई? देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? लाइन को रिप्रेजेंट करती है। केस वन क्या था? व्हेन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो कब होगा? जब स्लोप हमारा किसके इक्वल होगा? 0 के। केस टू क्या होगा? व्हेन लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो कब होगा? जब स्लोप की वैल्यू क्या होगी? इनफिनिटी। केस थ्री, लाइन इज इंक्लाइंड टुवर्ड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वो कब होगा? जब स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव वैल्यू। लाइन इज इंक्लाइंड टुवर्ड द नेगेटिव एक्स एक्सिस, वो कब होगा? मैं स्लोप की वैल्यू नेगेटिव रियल नंबर होगी। गुड। स्लोप पासिस थ्रू द ओरिजिन y इक्वल टू mx या x इक्वल टू my। अब ओरिजिन में वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी लाइन, वो डिपेंड करता है स्लोप की वैल्यू। किस पे डिपेंड करता है? स्लोप की वैल्यू। फिर हमने टाइप 2 पर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है कर्व। कौन कौन से कर्व हमने सीखे? सर्कल, पैराबोला, एलिप्स। सर्कल के केस में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू आर। इसमें एक चीज हमें ये समझ में आई कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा इट विल रिमेन सेम, वो सेम है। तो इक्वेशन को देख के हमें समझ में आ जाएगा कि अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है तो ये किसकी इक्वेशन है? ये सर्कल की है। तो हमें सर्कल बनाना, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। फिर हमने सीखा पैराबोला। पैराबोला की दो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या क्या होगा? ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि या तो x की डिग्री 2 होगी या y की पावर 2 होगी। अब x, अगर x की पावर 2 है तो उसके भी दो केसेस होंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a या एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a क्या रिप्रेजेंट करेगा? अपवर्ड पैराबोला। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a क्या रिप्रेजेंट करेगा? डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। फिर हमने क्या सीखा? वाई स्क्वायर, जब y की डिग्री 2 होगी उसकी भी दो इक्वेशन होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax क्या रिप्रेजेंट करेगा? राइटवर्ड पैराबोला। और वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax क्या रिप्रेजेंट करेगा? लेफ्टवर्ड पैराबोला। ये समझ में आ गया। फिर हम आते हैं इलिप्स। इलिप्स के केस में क्या होता है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसकी दो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू होती है। अगर मेजर एक्सिस एक्स पर है तो एक्स के नीचे ही आएगा, प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और उसमें क्या होगा?
x square by b square plus y square by b square equal to 1, then it is a case of vertical ellipse. समझ में आ गई सारी चीजें, कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो जी, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अब कर्व है तो डिग्री 2 होगी, आपको दिख भी रहा है, क्योंकि जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं वो कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहा जा रहा है आपको, देखो ध्यान से देखो, आपको कहा जा रहा है एरिया फाइंड करो जो किस किस के बीच में है। एक तो इस कर्व के बीच में है, कर्व, ये लाइन और x एक्सिस, इन सबके बीच में जो भी एरिया होगा वो क्या होगा। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले तो हम बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन, क्योंकि एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनानी है, फिगर बनानी है। मैंने बनाई है कार्टेशियन। पहले मुझे ये बताओ, ये जो कर्व है, ये जो कर्व है आपका, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ y की पावर 2x की नहीं है, तो ये क्या होगा, पैराबोला। वेरी गुड, ये क्या होगा, पैराबोला। और x की पावर 1 है, तो 1 पावर वाला वेरिएबल जो होता है उसी पर सिमेट्री होती है, तो x एक्सिस पर सिमेट्री होगी, तो कैन आई से दैट y स्क्वायर इक्वल टू x, तो ये हो गया आपका, कैन आई से दैट दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू x, तो ये हो गया आपका क्या, y स्क्वायर इक्वल टू x। ये समझ में आ गया। फिर आता है आपका x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, तो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ लाइन। देखो रफली बनाना, ये नहीं क्या 1 2 3 को ग्राफिकली दिखाना, पर रफली ऐसा बनाना कि फिगर वो फिगर लगे। पैराबोला यानी सर्कल दिखाई दे रहा, सर्कल आपको एलिप्स दिखाई दे रहा, ठीक है। तो मैंने ये मान लिया, ये जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x इक्वल टू 1। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x इक्वल टू 1, क्योंकि x इक्वल टू 1 है तो x एक्सिस से ही पास होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गया मेरा 1, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर हम लेते हैं केस नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले केस में क्या कहा जा रहा है, x इक्वल टू 4, ये भी हो गया x इक्वल टू 4। तो अब मैं जो लाइन ड्रॉ करूंगा वो x एक्सिस में कौन से पॉइंट से पास होगी, 4। तो कैन आई से दैट ये जो पॉइंट होगा ये 4 होगा, और ये जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x इक्वल टू 4। अब देखो आपको एरिया फाइंड करना है, ये कर्व दैट इज पैराबोला, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये आपका x एक्सिस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात की जा रही है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अब मुझे ये एरिया फाइंड करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसमें देखो क्या क्या आ गया, ये आपका आ गया कर्व, ये हो गया x इक्वल टू 1, ये हो गया x इक्वल टू 4, और ये हो गया x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये एरिया मेरा जो मैंने शेड किया है, ये एरिया फाइंड। समझ में आ गई। पहले बताओ फिगर जज करना आगे कैसे बनानी है फिगर, ठीक है। मैं इस फिगर को कॉपी कर लेता हूँ, आगे नीड होगी तो हम इसका यूज कर लेंगे। चलो जितनी बात क्लियर होगी, अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकाल। अब एरिया कैसे निकालना, एरिया निकालने के लिए जो मेथड सिखा रहा हूं मैं उसको ध्यान से समझ। आप बनाओगे स्ट्रिप, क्या बनाओगे, स्ट्रिप, जैसे कि मैं भी बना रहा हूं। अब मैं ये कुछ स्ट्रिप बना रहा हूं। अब मुझे ये बताओ, ये जो मैं स्ट्रिप बना रहा हूं, इन स्ट्रिप का जो बेस है, कैन आई से दैट एक्स एक्सिस पर है। इन स्ट्रिप का जो बेस है वो किस एक्सिस पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पर आ रहा है। ये जो स्ट्रिप है इसका जो बेस है वो किस एक्सिस पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पर आ रहा है, ठीक है। और ये किसके अंडर आ रही है, पैराबोला के अंडर। जो भी एरिया फाइंड करना है उसमें हम स्ट्रिप बनाएंगे, उसका जो बेस होगा, उसका क्या बेस, वो जिस एक्सिस पर होगा वो देखेंगे हम। पहला पॉइंट तो कौन से एक्सिस पर बेस आ रहा है, जो स्ट्रिप का बेस आ रहा है वो आ रहा है एक्स एक्सिस। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज देखोगे, जो स्ट्रिप बनाई है आपने, ये रफली बनानी है आप, साइड में आप रफली फटाफट फिगर बना के स्ट्रिप बना के देखोगे, ये आपका फेयर प्रेजेंटेशन का पार्ट है। और जो आपका उसका अपवर्ड पार्ट है, अब देखो वो स्ट्रिप किसके अंडर आ रही है, मैं कह सकता हूँ ये पैराबोला के अंडर आ रही है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो ध्यान से देखना, अगर आपका जो बेस है स्ट्रिप का वो एक्स एक्सिस पर आ रहा है, तो जो आपको एरिया फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, एफ एक्स डी। अगर आपका जो स्ट्रिप का बेस है वो वाई एक्सिस पर आ रहा है, किस पर आ रहा है, अगर जो स्ट्रिप का बेस है वो वाई एक्सिस पर आ रहा है, तो जो मुझे एरिया फाइंड करना होगा वो क्या होगा, एफ वाई डी वाई। पहले इतनी बात समझ में आ रही है।
समझ में आ रहा है? मैंने स्ट्रिप बनाई, अगर उसका बेस एक्स एक्सिस पर आ रहा है तो मुझे क्या फाइंड करना है, एफ एक्स डी एक्स। और अगर मुझे जो स्ट्रिप का बेस है वाई एक्सिस पर आ रहा है तो मुझे फाइंड करना है एफ वाई डी। अब इतना हम 11th क्लास से 10th क्लास से पढ़ते हैं, स्पेशली 11th क्लास से, कि एफ एक्स का मतलब क्या होता है, वाई, और एफ वाई का मतलब क्या होता है, एक्स। ये समझ में आ रहा है? तो इस केस में मुझे क्या होगा करना है, ये जो स्ट्रिप है किस कर्व के अंडर आ रही है, पैराबोला। तो मुझे पैराबोला की जो इक्वेशन है उसमें y को इन टर्म्स ऑफ x निकालना हो, क्योंकि यहाँ पे dx है। इंटीग्रेशन में पता है ना dx का मतलब क्या होता है, कि सारी इक्वेशन किस में होगी, x। dt का मतलब क्या होता है, सारी इक्वेशन किस में होगी, dt t की फॉर्म में होगी। dy का मतलब क्या है, कि जो भी इक्वेशन होगी वो किस में होगी, y वेरिएबल में। तो इसका मतलब इस कर्व से जो ये जो कर्व है, ये जो इक्वेशन है, ये जो इस कर्व की इक्वेशन है, इससे मुझे y को मुझे x में कन्वर्ट करना है। तभी dx के साथ मैं क्या लिखूंगा, x, यानी कि ये जो y की वैल्यू है उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, x। और इस केस में क्या करना होगा, जो भी इक्वेशन होगी उसमें मुझे x की वैल्यू को, x वेरिएबल को किस में कन्वर्ट करके लिखना होगा, y। ये सारी चीजें क्लियर होगी तो मैं आगे, बेसिक चीजें समझ में आ गई, ठीक है। तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि यहाँ पर जो मेरा बेस है स्ट्रिप का वो किस पर आ रहा है, x एक्सिस। तो आप लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया, आप लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात आती है कि जो मुझे एरिया फाइंड करना है उसकी लिमिट क्या है। तो लिमिट देखो कहां से कहां तक जा रही है, 1 से 4 तक। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा उसकी लिमिट क्या होगी, 1 to 4। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको नाउ, अब जो स्ट्रिप है मेरी वो किसके अंडर आ रही थी, पैराबोला, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा एफ एक्स है, एफ एक्स इसके इक्वल होता है वाई के, ठीक है। एफ एक्स इसके इक्वल होता है वाई के। पहले आप लिखोगे वाई स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स। वाई स्क्वायर क्या गिवन है आपको, एक्स। तो वाई को अगर मैं एक्स में कन्वर्ट करता हूं तो मैं बोल सकता हूँ रूट एक्स। मैं प्लस माइनस इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जिस क्वाड्रेंट में मैं एरिया फाइंड कर रहा हूँ वो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो माइनस वाला केस तो बनेगा ही नहीं, तो सिर्फ वाई इक्वल टू रूट एक्स लिखना है। तो कहना ही से दैट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो मेरा एफ एक्स है वो तो किसके इक्वल है, वाई, और वाई किसके इक्वल है, रूट एक्स। ये समझ में आ गया, ठीक है। देयरफॉर required area is equal to 1 to 4। पहले तो मैं लिखूंगा वाई डी एक्स एंड विच इज इक्वल टू 1 to 4। वाई की वैल्यू क्या आई है आपकी, रूट एक्स डी। वाई की वैल्यू क्या आई है, रूट एक्स डी। यहाँ पे मेंशन कर दोगे बिकॉज वाई इज इक्वल टू रूट एक्स। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन तो इतना अच्छे से हमने प्रैक्टिस किया हुआ, मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चन से कोई आप लोग हल्का सा फर्क पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो एक्स की पावर क्या है, 1/2 है। चलो पहले मैं लिख ही देता हूँ, 1 to 4 एक्स रेस टू पावर 1/2 dx। तो एक्स रेस टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, n+1। तो सीधा आप लिखेंगे एक्स रेस टू पावर n+1 अपॉन n+1, और लिमिट क्या होगी आपकी 1 to 4। यहाँ मेंशन कर देना बिकॉज एक्स रेस टू पावर n dx इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर n+1 अपॉन n+1+3। अपनी प्रेजेंटेशन आपने प्रॉपर दे के आनी है एग्जाम, समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब हाफ प्लस वन क्या हो जाएगा, 3/2। 3/2 को मैं लिखूं 2/3, ठीक है। और ये भी एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 3/2, और लिमिट क्या हो जाएगी 1 to 4। कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू 2/3। अब एक्स की जगह आप अपर लिमिट रखो, 4 रेज टू पावर क्या 3/2 माइनस लोअर लिमिट 1 रेज टू पावर क्या 3/2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2/3। 4 को मैं लिखूं 2 रेज टू पावर 2, और 3/2, और 1 रेज टू पावर एनीथिंग में तो 1 ही होगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये क्या हो गया 2/3, 2 रेज टू पावर क्या 3, 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7। तो फाइनल आंसर क्या होगा 14/3। एरिया फाइंड कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, स्क्वायर यूनिट। एरिया फाइंड कर रहे हो तो क्या लिखोगे, स्क्वायर यूनिट। कोई डाउट है तो बताओ। अच्छे से आ गया समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व। अब अगेन देखो, एक वेरिएबल की पावर तो 2 है और एक वेरिएबल की पावर कितनी है 1, यानी कि है तो क्वालिटी की क्वेश्चन, है तो क्या क्वालिटी की क्वेश्चन, लेकिन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पैराबोला। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पैराबोला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, तो मैं पैराबोला की जो ये इक्वेशन है पहले हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। तो सिमेट्री जो होगी एक्स की पावर 1 है ना, तो सिमेट्री किस पर होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगी, राइट। कैन आई से दैट दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्व। तो ये क्या होगी आपकी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। चलो जी, ये तो हो गया। आगे क्या कहा जा रहा है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। Let us assume that this is the line which represent x equal to 2। अब x equal to 2 है, कहने से that ये जो पॉइंट होगा ये 2 होगा, और ये जो इक्वेशन होगी ये क्या होगी, x equal to 2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर क्या कहा गया आपको, x equal to 4। अगेन लीनियर इक्वेशन है, तो लाइन को रिप्रेजेंट करेगी x equal to 4, x equal to 4। तो ये हो गया आपका x equal to 4। दिस इज x इक्वल टू 4, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। फिर क्या है, एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कैन आई से दैट जो एरिया हमें फाइंड करना है, जो एरिया हमें फाइंड करना है, दिस विल बी दैट एरिया। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगेन, अगर मैं स्ट्रिप बनाता हूँ, अब मैं क्या बनाता हूँ, स्ट्रिप। तो अगर जब मैं स्ट्रिप बनाऊंगा इसमें, तो अगेन जो स्ट्रिप का बेस आ रहा है वो किस पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पर। वेरी गुड, किस पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पर। और ये स्ट्रिप किसके अंडर आ रही है, पैराबोला के अंदर। स्ट्रिप किसके अंडर आ रही है आपकी, पैराबोला के अंदर। तो कैन आई से दैट रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू, अगर एक्स एक्सिस है तो एफ एक्स डी एक्स। ये समझ में आ गया। और लिमिट क्या होगी, लिमिट क्या होगी, 2 to 4। पहले ये बताओ, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जिस कर्व के वो अंडर आ रहा है उस कर्व की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो प्लस माइनस तो करूंगा नहीं मैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, √9x। तो क्या मैं इसको लिखूं 3√x, क्या मैं इसको लिखूं 3√x। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3√x। क्लियर हो गया अंदर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या, y, और y इक्वल टू क्या हो गया, 3√x। इसमें कोई डाउट है तो क्लियर है अंदर, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, लिमिट क्या है हमारी, 2 to 4। एफ एक्स को मैं पहले क्या लिखूंगा, वाई डी एक्स, एंड देन इट इज इक्वल टू 2 to 4। वाई की जगह क्या हो जाएगा, 3√x dx। कोई डाउट है तो बताओ, 3√x dx। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब सिंपल है इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, 3 x की पावर 1/2 है, तो मैं सीधा लिखूं 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। और जो लिमिट है आपकी वो क्या होगी, 2 to 4। अब देखो 3/2 तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/3। और ये हो जाएगा x रेज टू पावर 3/2 रेज टू पावर 2 to 4। फर्दर इट विल बी इक्वल टू 3 and 3 विल बी कैंसिल आउट, दैट इज 2। अब x की जगह अपर लिमिट लगाओ पहले, तो x की जगह 4 रखोगे, 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस 2 रेज टू पावर 3/2। ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो ये हो गया 2, 4 का मतलब 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 2 3/2 माइनस 2 रेज टू पावर 3/2। ये समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है अंदर। देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाए, ये हो गया आपका 2 रेज टू पावर 3 है। इसको मैं ले सकता हूँ 2 रेज टू पावर 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1/2, क्योंकि बेस सेम है तो पावर प्लस ही होगी आपकी, ठीक है। फाइनली ये क्या हो गया, 2 8 माइनस 2√2 होगा। अब यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, 2। तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 4 माइनस रूट। तो ये क्या हो गया, 4 विद इन ब्रैकेट 4 माइनस √2
स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया, ये क्या हो गया 3 यूनिट्स। फिर हमने y की वैल्यू पुट की, तो 3 आपका एज इट इज बाहर आ गया, x रेज टू पावर 1/2 है। ये है क्या, x रेज टू पावर 1/2। तो n प्लस 1 करोगे तो 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3/2/3/2। तो 3/2 को हमने क्या लिखा, 2/3। ये हो गया x रेज टू पावर 3/2 2 to 4। फिर आपने लिमिट अप्लाई की, तो x की जगह हमने 4 को रखा, तो 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस 2 रेज टू पावर 3/2। फिर हमने 4 को क्या पुट किया, 2 रेज टू पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 रेज टू पावर 3 क्या हो गया 8, और ये हो गया 1 into 1/2। फिर हमने इसको इस तरह से लिखा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y। अगेन एक वेरिएबल की पावर 2 है, एक की पावर 1, अगेन पैराबोला। तो x स्क्वायर तो सिमेट्री किस पर होगी, पॉजिटिव y एक्सिस, यानी कि अपवर्ड पैराबोला, राइट। सबसे पहले हम ये फिगर बना, तो ये हो गया हमारा अपवर्ड पैराबोला। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके बाद क्या कहा जा रहा है आपको, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। तो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज y इक्वल टू 2। क्या हो गया, y इक्वल टू 2, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका 2। फिर क्या कहा जा रहा है आपको, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, तो ये हो गया आपका y इक्वल टू 4। ये ये जो इक्वेशन है आपकी, ये हो गई x स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये जो लाइन की इक्वेशन है ये होगी y इक्वल टू 2, और ये लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू 4। और क्या कहा जा रहा है आपको, y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कैन आई से दैट दिस इज अवर रिक्वायर्ड एरिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्या ये पॉसिबल है कि ये जो रिक्वायर्ड एरिया इस पे मैं एक्स एक्सिस पर स्ट्रिप बना पाऊं। एरिया तो यहीं तक आ रहा है ना, तो क्या इसका बेस एक्स एक्सिस पर आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना एक्स एक्सिस पर। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स जो हमारी स्ट्रिप बनेगी, क्या मैं कह सकता हूँ कुछ ऐसे बनेगी, जो हमारी स्ट्रिप बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। आपको सिर्फ स्ट्रिप का देखो, एक साइड है उसका एक्सिस पर होता है, और एक साइड क्या होता है इसके अंडर आ रहा है, दो चीजें देखनी है। तो जो स्ट्रिप का मेरा बेस आ रहा है, जो स्ट्रिप का मेरा बेस है वो तो आ रहा है वाई एक्सिस पर। पहले बताओ, पहला स्टेप क्लियर हो गया। जो स्ट्रिप का बेस है वो किस पर आ रहा है, वाई एक्सिस पर। और एक किसके अंडर आ रही है, अगेन पैराबोला के अंडर आ रही है, क्योंकि ये जो अपवर्ड पार्ट है इसका वो पैराबोला के अंडर है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैन आई से दैट रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू, अगर y एक्सिस पर आ रहा है तो क्या होगा, एफ वाई डी वाई वेरिएबल, और लिमिट क्या होगी 2 to 4। लिमिट क्या होगी 2 to 4। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब जो कर्व की इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब आपको पता है एफ वाई का मतलब क्या है, एफ वाई का मतलब क्या है, एफ वाई का मतलब है एक्स। एफ आई का मतलब क्या होता है, एक्स, राइट। तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो प्लस माइनस आएगी, माइनस तो नहीं चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो क्या होगा, 2√y लिखूं, 2√y लिखूं, इसका मतलब क्या, एफ वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2√y। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 to 4। पहले तो एफ वाई को क्या लिखोगे, एक्स डी वाई। फिर क्या लिखोगे एफ आई को, इज इक्वल टू 2 to 4। एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे, 2√y डी वाई। कोई डाउट है तो बताओ? क्लियर हो गया? ठीक है, अब 2 तो कांस्टेंट है, ये हो गया 2 to y। y का मतलब y रेज टू पावर 1/2 डी वाई। कोई डाउट? ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका 2, उसको मैं लिखूं y रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और लिमिट क्या होगी 2 to 4। ठीक है, अब हाफ प्लस 1 क्या होगा 3/2 होगा। 3/2 का मतलब क्या,
2/3। और ये क्या हो जाएगा, 4 raised to power 3/2 लिखू, -2 raised to power 3/2। ठीक है, आगे देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, 4/3। और ये क्या हो जाएगा, 2 raised to power 2 3/2 -2 raised to power 3/2। को डाउट है तो बताओगे। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 4/3। तो उसको करने का मेथड ये है कि आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 raised to power 3/2। चलो रहने दो, ज्यादा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। 2 से 2 कैंसिल कर दूं, क्या हो जाएगा 8। और -2 raised to power 3/2 को लिखूं 2 × 2। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा आपका, 2। 2 कॉमन आएगा तो 4 × 2 क्या हो जाएगा 8/3। और ये हो जाएगा 4 -√2 स्क्वायर यूनिट। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। खुद ही लिखा हुआ है, पर इलिप्स की भी कितनी इक्वेशंस होती हैं, कितनी फॉर्म होती है, तो अब आप ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इक्वेशन का x² / 16। गिवन इक्वेशन इज x²/16/9 = 1। यही है आपकी गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन बन गई कंपेयरिंग इक्वेशन 1 में। मैं यही कह सकता हूँ ना, x² / a², बिकॉज बड़ी वैल्यू जो वो x के नीचे है। x y² / b² = 1। यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो a है मेरा वो क्या होगा 4, b क्या होगा मेरा 3। ये समझ में आ गया, a क्या होगा 4, b क्या होगा 3। ठीक है, अब अगर मैं इसको लेके फिगर बनाता हूं, तो ये तो क्लियर हो गया ना आपको कि यहाँ पर कौन सा इलिप्स बनेगा, हॉरिजॉन्टल। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल इलिप्स। अब एक बात बताओ, मुझे जो एरिया फाइंड करना है, जैसे पहले ये ओरिजिन होगा, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कितना है 4, तो मैं इस पॉइंट को 4 ले लूं। ये समझ में आ रही है बात। ये हो गया ओरिजिन। ए की वैल्यू 4 होने का मतलब मेजर एक्सिस में ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना होगा आपका 4। और माइनर एक्सिस में ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा आपका 3। ये समझ में आ गया, ये 4 और ये क्या हो गया आपका 3। पहले बताओ ये क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड कर दूं और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो पूरे इलिप्स का एरिया नहीं आ जाएगा। ये सारे है तो एक जैसे, मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब अगर मैं स्ट्रिप को एक्स एक्सिस पर लेता हूं, समझ में आ रही है बात, तो क्या रिक्वायर्ड एरिया होगा। अगर मैं स्ट्रिप को एक्स एक्सिस पर लेता हूँ, पहली बात तो स्ट्रिप तो बेस आपका किस पर आ गया, एक्स एक्सिस पर। बेस आपका किस पर आ गया, एक्स एक्सिस पर। और जो इसका अपर पार्ट है, वो किसके अंडर आ रहा है, इलिप्स के अंदर। ये दो इंफॉर्मेशन क्लियर है आपको। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया होगा, देखो अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पर लिमिट क्या होगी 0 to 4। तो मैं बोल सकता हूँ 0 to 4 fx dx। कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो fx का मतलब क्या होता है, fx का मतलब क्या होता है y। तो मुझे गिवन इक्वेशन से y की वैल्यू निकालनी होगी इन टर्म्स ऑफ x। गिवन इक्वेशन का x² / 16 + y² / 9 = 1। गिवन इक्वेशन इज x² / 16 + y² / 9 = 1। इसमें कोई डाउट है तो क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, x² / 16 + y² / 9 = 1। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें क्या होगा आपका, मुझे y की वैल्यू निकाली है टर्म्स ऑफ x, तो मैं लिखूं y² / 9 = 1 - x² / 16।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16। इसका मतलब क्या, वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 अपॉन में 16 भी ले लूं, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, होगा या नहीं होगा? ठीक है, अब मैं तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल रहा हूँ ना भाई, वाई इक्वल टू प्लस माइनस तो लिखूंगा नहीं, तो जब स्क्वायर रूट लूंगा तो 9 का स्क्वायर रूट, पहले तो इसको पूरे ऐसे कर, ये हो जाएगा 9/16 और 16 माइनस एक्स, ये समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो 9 का स्क्वायर रूट क्या 3, 16 का क्या 4, और ये हो गया 16 माइनस एक्स, इसको भी मैं ऐसे लिखूं 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा एफ एक्स है वो वाई के इक्वल है, और वाई की वैल्यू क्या आ गई 3/4 रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, नाउ रिक्वायर्ड एरिया क्या लिमिट थी 2 to 4, सॉरी 0 to 4, 0 to राइट, एफ एक्स को मैं लिखूं वाई डी एक्स एंड इट विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू 0 to 4, वाई की वैल्यू क्या आई है हमारी 3/4, 3/4 रूट 4 स्क्वायर माइनस 3/4 को तो मैं बाहर कर देता हूँ, रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? ठीक है, अब क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने पहले भी कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट केस, मैंने उस टाइम भी बताया था कि चैप्टर 8 में यही सबसे ज्यादा यूज होगा। तो क्या होता है ये x/2, x/2 रूट एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, होता है नहीं होता? तो क्या नहीं से दैट यहाँ पर जो x है हमारा वो किसको रिप्लेस करेगा, वो x को ही करेगा, पर जो a है हमारा वो किसको रिप्लेस करेगा, वो 4 को। ये समझ में आ गया? ठीक है, therefore required area is equal to p/4, यही था, और 0 to 4। अब x/2 तो एज इट इज लिखोगे, एक ही जगह मैं क्या लिखूंगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा आपका 3/4, x की जगह क्या हो जाएगा x/2, रूट क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स, x की जगह क्या हो जाएगा x ही आएगा, एक ही जगह क्या हो जाएगा आपका 4, और लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 0 to 4। ये क्लियर हो गया? ठीक है, चलो जेड विल बी इक्वल टू 3/4, पहले तो अपर लिमिट पुट कर, तो जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा ये हो जाएगा 4/2 होगा, बट ये 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि तो पूरे 0 हो जाएगा, प्लस 4 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स, फिर x की जगह क्या आ जाएगा 4/4, ये क्लियर हो गया, माइनस जब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा इसकी जगह 0 रखूंगा तो ये 0, तो इसकी जगह 0 रखूंगा ये, तो ये भी तो 0 ही हो जाएगा, होगा या नहीं होगा भैया? x की जगह 0, तो साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 की तो होती है, ये सारी वैल्यू 0 हो रही है, तो फाइनली कहने से दैट जो मेरा आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ये तो देखो 0 हो गया, तो ये हो गया 3/4, 4 स्क्वायर बाय 2 क्या हो गया 16/2 को लिखूं मैं 8, और साइन इनवर्स 4/4 क्या हो गया 1, तो ये हो गया 3/4 8 साइन इनवर्स, 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है साइन 90 की, तो फाइनली आपका आंसर क्या होना चाहिए 3/4 इंटू 8 इंटू π/2 स्क्वायर यूनिट। इसमें देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 जा 8, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 3 पाई स्क्वायर यूनिट। कोई डाउट है तो बताओ, दे रहे हैं आंसर? ठीक है,
भाई पीछे जो आप आंसर बोल रहे हो 12 पाई आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? ये तो हमने अभी एक ही रीजन का निकाला है ना, ये तो हमने अभी सिर्फ इस पोर्शन का निकाला है। हमें तो पूरे इलिप्स का निकाला है, हमें तो पूरे इलिप्स का निकालना है। एक्चुअली क्या करना है हमने, आपको क्या करना है, जब आप एरिया लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया, आप यहीं 4 लिख, क्या लिख दोगे, ये जो रिक्वायर्ड एरिया 4 into this, कि भैया ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा इसका 4 टाइम, आपका ये एरिया आ जाएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे जैसे आप ये वैल्यू निकालते जाओगे, बस साथ में आपको किसको साथ में रखना, 4। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, साथ में क्या रहेगा आपका, तो जैसे यहाँ आप 4 लिखोगे, यहाँ आपका क्या आएगा, 4। तो 4 से 4 ये कैंसिल कर दो, 4 से 4 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। समझ में आ गया? स्टार्टिंग से या 4 को लेके चलो, अदरवाइज ऐसा ना एग्जाम टाइम पर आप 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3, ये भी क्या हो जाएगा 3, और लास्ट में अपने आप ही आप देखो, जब आप सॉल्व करोगे ये भी क्या हो जाएगा 3, राइट। अब ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 3 into 8 होगा। ठीक है, और 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा। ये तो जैसे मैं अभी कर रहा था, ये 3 पाई और लास्ट में कहोगे therefore टोटल एरिया ऑफ इलिप्स इक्वल टू 4 into 6, कि भैया ये जो रिक्वायर्ड एरिया है इसका 4। बट मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, क्योंकि उसमें ये चांसेस रहते हैं कि लास्ट में नहीं याद रहा, आप उसको वो कर दोगे, तो स्टार्टिंग में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आ गया? ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 5 सेम ही ऐसे ही क्वेश्चन है आपका। अब इसमें जो आपका इक्वेशन है वो क्या, x² + 4 + y² / 9 = 1। तो गिवन इक्वेशन क्या है आपकी, तो गिवन इक्वेशन इज x² / 4 + y² / 9 =, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं, अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं, कंपेयरिंग विद, तो किस इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, x² / b², यस वेरी गुड, और y² क्या हो जाएगा, a² = 1। इसका मतलब क्या, a² आपका 9 हो गया, तो a की वैल्यू क्या, 3, और y² आपका b² आपका क्या हो गया, b² आपका 4 हो गया, तो b की वैल्यू क्या हो गई। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। जब आप, अब इसमें कौन सा एक्सिस एलिप्स बनेगा, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल, इसमें बनेगा आपका वर्टिकल, इसमें क्या बनेगा आपका, वर्टिकल एलिप्स। इस तरह से हमारा वर्टिकल एलिप्स, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो जो आपकी एक्स एक्सिस पर क्या होगा, बी या ए, एक्स एक्सिस पर बी होगा, यहाँ 0 रखो। वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, 3, तो यहाँ मैं लिखूँ 3, क्योंकि वाई पर ए है और एक्स पर क्या है बी, तो ये क्या हो गया 2। ठीक है, अब आपको एरिया निकालना है। अब यहाँ पर कहने से दैट हम दोनों दोनों साइड से एरिया निकाल सकते हैं। आप सिर्फ वाई एक्सिस पर भी बना सकते हो और एक्स एक्सिस। तो बताओ किस एक्सिस से निकालना चाहते, वाई से निकालें इस बार, ठीक है। तो वाई से निकालने का मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी स्ट्रिप है कुछ ऐसे बनेगी, समझ में आ रहा है, स्ट्रिप हमारी कुछ ऐसे बनेगी। तो जो हमारा बेस है वो किस पर आ रहा है, वाई एक्सिस पर आ रहा है, और जो अपर पार्ट है स्ट्रिप का वो किसके अंडर आ रहा है, कोई लिप्स के अंडर आ रहा है। कैन आई से दैट, कैन आई से दैट रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया पहले तो आप 4 टाइम्स करो, पहले क्या करोगे 4 टाइम्स, और वाई एक्सिस पर लिमिट क्या आपकी 0 to 3। मैं लिखूं यहाँ पे f/dy, ये समझ में आ गया, 4 टाइम समझ में आ गया, स्टार्टिंग से लेके चलना है इसको, ठीक है। चलो जी ये हो गया। अब जो आपकी गिवन इक्वेशन है, अब जो आपकी गिवन इक्वेशन है वो क्या है, x² / 4 + y² / 9 = 1। नाउ x² / 4 + y² / 9 = 1। आपने लिखा है fi, लिखा है ना fi, और fi का मतलब क्या होता है, x। fi का मतलब क्या होता है x, तो मुझे इस इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालनी है, x की इन टर्म्स ऑफ y। तो मैं लिखूं x² / 4 = 1 - y² / 9, तो दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो x² = क्या हो जाएगा, एक तो 4,
और यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा ये 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 होगा या नहीं होगा। कैन आई से दैट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4/9 विद इन ब्रैकेट 9 माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव वैल्यू हो गई, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये भी क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स, लिमिट क्या थी 0 to 3, यही थी लिमिट हमारी। अब जो आपका आपका एफ वाई था, एफ वाई का मतलब क्या हो जाएगा एक्स टी वाई, यही हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 4 into 0 to 3। एक्स की जगह क्या लिखोगे 2/3 पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा डी वाई। ये क्लियर हो गया, ठीक है। विच इम्प्लाइज रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, पहले तो आइडेंटिटी का यूज कर लेते, यूजिंग व्हाट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो कौन किसको रिप्लेस करेगा, x की जगह तो हमें क्या लिखना है y, और a की जगह हमें क्या लिखना है 3। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। 4 into ये देखो 4 into क्या होगा 2/3, समझ आ रहा है। हाँ मैं वो चल रहा है कि प्रीवियस क्लास प्रीवियस क्वेश्चन वाला कुछ ना करना। अच्छा हो गया सारा, ठीक है। अब मैं इसको लिखूं, पहले तो 4 into इसको 2/3 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 4 into 2/3। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब बोलो जी क्या करेंगे, अब इसको क्या लिखेंगे हम y/2, तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2, ये क्या हो जाएगा 9/2 साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या हो जाएगा y/3, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 3। कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर चेक कर लो कोई गड़बड़ तो नहीं है, साइज ये ठीक है ना। चलो ठीक है, क्या आंसर निकलते ही आप लोग भी एनसीईआरटी में घुस जाते हो, कहोगे सर आंसर मैच नहीं हो। चलो क्लियर है आंसर, ठीक है। अब देखो जी ये क्या हो जाएगा आपका 8/3, और ये हमारा वाई है, पहले से क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें सीधा लिमिट अप्लाई करते हैं। देखो अगर मैं वाई की जगह 3 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 3/2 होगा, ठीक है। यहाँ भी एक्स की जगह क्या आएगा, कह रहा हूँ उस चीज का ध्यान रखो। ये हो गया 3/2, ठीक है। कहने से था ये 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर होगा, क्योंकि वाई की जगह तो 3 पुट करोगे, प्लस क्या हो जाएगा 9/2 साइन इनवर्स, फिर वाई की जगह क्या हो जाएगा 3/3। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये हो गया अपर लिमिट जीरो। देखो जीरो पुट करूंगा तो ये तो सारे जीरो हो जाएगा, जीरो पुट करूंगा 0/3, ये भी जीरो, तो लिखूं मैं इसको 0 + 0। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। नाउ इट विल बी इक्वल टू व्हाट 8/3। देखो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया जीरो, तो ये हो गया 0 + 9/2 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा आपका 1। ये क्या हो जाएगा 8/3 9/2 साइन इनवर्स 1 की जगह क्या हो जाएगा साइन π/2। फाइनली व्हाट वी विल हैव 8/3 into 9/2 into π/2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आपका आना चाहिए 3 2 जा 6 π²। अब देखो आपको आंसर भी चेक करने की जरूरत है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताऊं। आपकी लिमिट क्या थी मुझे बताओ, मतलब ए और बी की वैल्यू क्या थी, बस ये बताओ। P2 क्या थी 3 2,
अब देखो इधर a इंटू बी इंटू पाई, क्या ये वैल्यू उसी के इक्वल आ रही है? पीछे वाले आंसर पर आ जाओ। यहाँ आपकी लिमिट क्या थी? ए और बी की वैल्यू 4 और 3। क्या ये वैल्यू आपकी a इंटू बी इंटू पाई के इक्वल आ रही है? इलिप्स वाले क्वेश्चन में आपका आंसर हमेशा यही आएगा। अरे इलिप्स वाले क्वेश्चन में आपका आंसर हमेशा यही आएगा, ए बी इंटू वाई। अगर ए बी इंटू वाई आया है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कंसेप्ट में कि जो एरिया ऑफ इलिप्स होता है, एरिया ऑफ इलिप्स जो होता है हमारा, वो हमेशा किसके इक्वल होता है? ए इंटू बी इंटू पाई स्क्वायर यूनिट के इक्वल। तो जब भी आप इलिप्स का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली आपको करने से पहले ही पता होगा इसका क्या आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका होमवर्क। We'll proceed with question number 6 in the next. Okay.